आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। लेकिन अगर पूछे कि वो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस के कितना है, यानी अगर तुम आपको पूछा जाए कि पहला शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए अगर ये न्यूक्लियस है और इसमें मान लीजिए फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या फिर सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उस शेल नंबर के करस्पॉन्डिंग ये जो डिस्टेंस है आर, अगर ये मान लें फर्स्ट शेल है तो ये R1 मान लेते हैं। अगर मान लीजिए सेकंड शेल है तो ये मान लेते हैं R2। तो इस शेल नंबर के करस्पॉन्डिंग ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से कितना होगा, या इससे हम लोग कह सकते हैं साइज ऑफ शेल। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सेकंड शेल है तो सेकंड शेल का साइज, है ना। तो इसी तरह ये फर्स्ट शेल है तो इस फर्स्ट शेल का साइज बात करेगा, यानी शेल वन का साइज। तो आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये जो रेडियस है, ये जो डिस्टेंस है किसी भी शेल का न्यूक्लियस से कितना होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, तो इस टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं शेल साइज। यानी शेल साइज क्या होगा, यानी किसी भी शेल का, शेल नंबर का, यानी जिसको हम लोग एन कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोग डिनोट करते हैं। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली शेल नंबर भी बताता है और ऑर्बिटल का साइज भी बताता है। तो यहाँ पे हम लोग शेल नंबर देखेंगे, यानी के शेल है तो हम लोग जैसे कि क्लास 9 में पढ़ते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, इसी तरह से बहुत सारे होते हैं एन शेल। तो के शेल के लिए एन का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। एल के लिए एन का वैल्यू 2, एम के लिए एन का वैल्यू 3, सिमिलरली एन के लिए एन का वैल्यू 4, तो एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो ये एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन बराबर 1 यानी पहला शेल बता रहा है, एन बराबर 2 यानी दूसरा शेल बता रहा है, एन बराबर 3 यानी तीसरा शेल, एन बराबर 4 यानी ये चौथे शेल को बता रहा है, एन बराबर 4। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है एन, वो क्या बताता है, शेल के बारे में बताता है, शेल नंबर। तो ये इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि सेल का साइज किस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। यानी बेसिकली हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेल के साइज को, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से किसी शेल में कितने डिस्टेंस पे रहेगा। अगर फर्स्ट शेल दे दिया जाए, पूछे कितना दूर है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितने दूर है, तो आप खटाक से बता सकते हैं, एक चुटकी में, चुटकी बजा के दम आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को हम लोग को जानना होगा इसे कैलकुलेट करने से पहले, जो बेसिक कंसेप्ट जो इसमें यूज होगा। तो सबसे पहले जो बोहर ने एक मॉडल दिया था अपना, उसमें उन्होंने बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या बताया था, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसको जानेंगे हम लोग। तो उन्होंने कहा था बोहर ने कि हम लोग जैसा कि जानते हैं, न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है शेल में, तो ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन जो शेल में घूम रहा है वो किसी शेल में नहीं घूमेगा, उस शेल में घूमेगा। फिर से इलेक्ट्रॉन उस शेल में घूमेगा जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम, दैट इज एम वी आर, जिसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं, वो होगा h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। अच्छे समझेंगे, एंगुलर मोमेंटम भी समझेंगे क्या होता है, पहले इस कंसेप्ट को समझें। तो बोहर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन उस शेल में, उस पार्टिकुलर शेल में रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, जिसमें एंगुलर मोमेंटम जो होगा h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। यहाँ देख रहे हैं एन से मल्टीप्लाई हुआ, एन क्या है, एक इंटीजर है, इंटीग्रल मल्टीपल। तो हम लोग जानते हैं कोई भी चीज जब इंटीजर के फॉर्म में आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइज कह देते हैं। क्या कह देते हैं कि वो चीज क्या है, क्वांटाइज है। तो इसीलिए ये जो प्रिंसिपल कहलाता है, और ये जो देख रहे हैं कौन क्वांटाइज हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज हो रहा है, दैट इज एल हो रहा है। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज हो रहा है, इसीलिए हम इसको कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल जो दिया था नील बोहर ने।
तो उसने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो अपने शेल के चारों तरफ घूम रहा है वो किसी पार्टिकुलर शेल में घूमेगा, और उस शेल के लिए उसका जो उस शेल के लिए जिस शेल में वो घूमेगा उसके लिए उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा mvr वो h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यहाँ फिर से देखेंगे एन क्या है, यहाँ पे एन वही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे देख रहे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एंगुलर मोमेंटम में भी यूज हुआ, शेल नंबर बताने में भी यूज हुआ। और आगे हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी जो होता है, यानी किसी शेल में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उस शेल के लिए जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा वो कितना होगा वो भी कैलकुलेट करेंगे, उसमें भी एन का यूज होगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है बाकी क्वांटम नंबर की तरह। तो अब हम लोग देखते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या चीज़ है, किस बला का नाम है एंगुलर मोमेंटम, तो बात करेंगे। तो नॉर्मली हम लोग जब क्लास 9 में पढ़ते हैं, जब बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन करता है, यानी ट्रांसलेटरी मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ट्रांसलेटरी मतलब जब बॉडी सीधा सीधा चल रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उसके अगर मास बॉडी एम है और बॉडी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके पास उसके मोशन को बताने के लिए, मोशन का इफेक्ट बताने के लिए एक पैरामीटर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। ये क्या है लीनियर मोमेंटम। बुक में सिर्फ मोमेंटम लिखा रहता है लेकिन एक्चुअली में ये स्ट्रेट लाइन वाला मोमेंटम है, ट्रांसलेटरी मोशन वाला मोमेंटम है, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लेकिन जब कोई बॉडी घूमता है, जैसे मान ले न्यूक्लियस है यहाँ पे, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जब कोई बॉडी घूमता है और मान ले इलेक्ट्रॉन से ये न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस वो आर है, और ये हम लोग जानते हैं सर्कुलर पाथ पे बॉडी का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है टेंजेंशियल होता है। कैसा होता है टेंजेंशियल। तो जब कोई बॉडी घूमता है, यहाँ पे जो एंगल देखेंगे रेडियस और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री। तो जब कोई बॉडी घूमता है तो उसके लिए जो घूमने में जब मोमेंटम आता है तो रोटेशन, यानी जिसको हम लोग कहते हैं रोटेट कर रहा है, यानी रोटेशन, रोटेशन यहाँ पे देखेंगे ट्रांसलेट कर रहा है स्ट्रेट लाइन में जाए, तो इस केस में मोशन को जो इफेक्ट दिखेगा वो लीनियर मोमेंटम से बताया जाएगा। लेकिन जब कोई बॉडी रोटेट करता है, घूमता है सर्कुलर पाथ पे या किसी तरह से भी रोटेट कर रहा है, तो उस केस में रोटेशन में जो मोमेंटम आता है उसको हम एल से डिनोट करते हैं। अगर मान ले मास बॉडी का एम है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और आर डिस्टेंस दिया हुआ जो कि परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, तो उस केस में मोमेंटम आता है एम वी आर। ठीक है, ये सिर्फ कब लगेगा एम वी आर जब आर और वी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो जनरल हो जाएगा और किसी एंगल के लिए। जैसे मान ले बॉडी का वेलोसिटी वी है, एम मास का बॉडी है, और ये मान लेते हैं ये पोजीशन मान ले ऑरिजिन है, ये पोजीशन दिया आर, और दोनों के बीच का एंगल क्या है थीटा है। तो इस केस में जो एंगुलर मोमेंटम होगा एम वी आर साइन थीटा होगा, एम वी आर साइन थीटा, याद रखना। और यहीं पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया आर और वी के बीच का एंगल है, वो 90 हो गया। ये कितना है 90, ये 90 है। तो यहाँ पे साइन 90 पुट करेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो बन जाएगा एम वी आर। तो आई होप आपको एंगुलर मोमेंटम समझ में आया होगा। जब कोई बॉडी ट्रांसलेट करता है तो उस केस में मोशन का इफेक्ट दिखता है लीनियर मोमेंटम से, मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन जब कोई बॉडी रोटेट करता है यानी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा तो उसके केस में आता है एंगुलर मोमेंटम। क्या आता है एंगुलर मोमेंटम, क्या आता है अरे क्या आता है भाई एंगुलर मोमेंटम, जो होता है एम वी आर अगर आर और वी परपेंडिकुलर, इन जनरल एम वी आर साइन थीटा। और आगे पढ़ेंगे तो बेसिकली ये क्रॉस प्रोडक्ट है और कुछ नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको आप समझ में आ गया होगा ये जो है एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन दिया था नील बोर ने, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, जहाँ एन क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, एम क्या है मास, वी क्या है वेलोसिटी, आर क्या है अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस दैट इज रेडियस होगा। तो ये पहला आपको याद रखना है एम वी आर इजकल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक चीज और, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमता है, जैसे मान ली यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो हम लोग जानते हैं सर्कुलर पाथ पे मान ले या रेडियस आर है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग ई मानते हैं। ठीक है, और हम लोग मान लेते हैं कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस पे क्या होता है प्रोटॉन होता है। अगर मान ले जेड प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन पे चार्ज तो इलेक्ट्रॉन ही के बराबर होगा, तो जेड का कितना हो जाएगा जेड इंटू ई हो जाएगा, जेड इंटू ई, जेड इंटू ई। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यही मानते हैं चार्ज। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये जो चार्ज इसको हम लोग Q1 मान लेते हैं और ये जो चार्ज है इसको Q2, और ये डिस्टेंस R है। अब ये सर्कुलर पाथ पे गोल गोल घूम रहा है, तो हम लोग जानते हैं सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए सेंट्री सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स।
यानी सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए जो जरूरत है, जिस फोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो कोई भी दे सकता है। तो यहाँ पे जब सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये बोहर के कंसेप्ट के हिसाब से समझाया जा रहा है। तो सर्कुलर पाथ पे जब इलेक्ट्रॉन घूमता है और आर रेडियस दिया हुआ और चार्ज Q1 और Q2 है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगे, ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या कोलम्बियन फोर्स भी बोलते हैं इसको, कोलम्बियन फोर्स देगा। यही फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए जिम्मेदार है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये फोर्स कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं जब दो बॉडी हो Q1 और Q2, Q1 और Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हो R, तो उसके बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है। और अगर मीडियम यहाँ पे वैक्यूम हो, क्या हो, वैक्यूम, तो F बराबर होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ना होगा। क्लास 10 में वैसे बहुत कम दिया रहता है, लेकिन एक्चुअली में इसको डिटेल में क्लास 12 में पढ़ना है इसके बारे में। तो चलिए, आपको समझ में आया होगा। अगर दो चार्ज की ओर से, बहुत सिमिलर है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह, बहुत ही सिमिलर है। अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर आपने पढ़ा होगा, तो दो मास M1 M2 अगर रखा हो r डिस्टेंस पे, ठीक है, तो उसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है, Gm1 M2 बाई आर स्क्वायर। ये तो देखोगे तो लगभग एकदम सिमिलर ही है। यहाँ पे देखेंगे तो मास के बीच में फोर्स लग रहा है, जो कि हमेशा अट्रैक्टिव होता है, और डिस्टेंस अगर r हो, और ये जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल एक तरह कांस्टेंट है। यहाँ पे भी देखेंगे तो दो चार्ज Q1 Q2 था, तो मास को चार्ज से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर एकदम सिमिलरली आया, और यहाँ पे कांस्टेंट आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, यहाँ पे आया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये फोर्स याद रखना है, जब दो चार्ज Q1 Q2 आर डिस्टेंस पे रखो, तो उसके बीच में ये फोर्स लगता है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एकदम याद कर लेना, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये जो फोर्स, अब हम सर बोल रहे हैं, आप क्यों बता रहे हैं सर ये फोर्स, इस फोर्स का क्या यूज है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर का। तो अब देखिए कमाल की बात, यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है वो कौन दे रहा है, वो ये फोर्स दे रहा है। ठीक है सर, अब ये फोर्स हम लगाते हैं यहाँ पर इस कंडीशन में। तो यहाँ पे तो Q1 और Q2 हमने बता दिया, Q1 कितना है, Ze, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज, और Q2 क्या है, सिर्फ E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो यहाँ पे पुट करेंगे इस सिस्टम के लिए जो कि हम देख रहे हैं, फॉर दिस सिस्टम, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, और अभी जो फॉर्मूला आएगा उसको याद रखना है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, के Q1 कितना है, Ze, और Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट इज E, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा इसका फॉर्मूला KZ E² बाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कमाल की बात यह, सेंट्रीपिटल फोर्स का भी एक फॉर्मूला होता है। अगर कोई M मास का बॉडी है, यहाँ पे समझे, अगर कोई M मास का बॉडी है, ठीक है, R रेडियस पे V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² बाई आर। ये एक रिक्वायरमेंट है, ये एक ज़रूरत है, ये फोर्स मिलना चाहिए। अब ये फोर्स कोई भी दे सकता है, जैसा कि अब यहाँ पे देखा, ये कौन सा फोर्स दे रहा है, तो जो फोर्स देगा उसके बराबर ये कर देंगे, क्योंकि यही दे रहा है तभी तो बॉडी घूम रहा है। ये अगर नहीं देगा कोई फोर्स, तो बॉडी नहीं घूमेगा सर्कुलर पाथ में। तो mv² बाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स का एक रिक्वायरमेंट बता रहे कितना देना चाहिए। ठीक है, जैसे हम बोले हमें खाना जिंदा रहने के लिए दिन भर में बोले 100 जूल एनर्जी चाहिए। अब 100 जूल मान ले 10 रोटी दे रहा है, तो 10 रोटी 100 जूल के बराबर हो जाएगा, है ना। अगर मान लेते हैं 2 प्लेट भात दे रहा है, तो 2 प्लेट भात 10 जूल के बराबर हो जाएगा। और मान ले कुछ और रेड बुल पी के 100 जूल मिल जा रहा, तो रेड बुल हो गया 100 जूल के बराबर। तो यहाँ पे ये जो रिक्वायरमेंट है, जरूरत है mv² बार, ये कोई भी फोर्स दे सकता है, जो फोर्स देगा उसके बराबर इसको कर देना। तो यहाँ पे इस केस में जब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है ना, तो इस केस में यहाँ पे कौन सा फोर्स दे रहा है, ये mv² बार है, ये दे रहा है KZ² बाई आर स्क्वायर, जो अभी हम निकाला। तो इसको हम कर देंगे इसके बराबर, ये दोनों को इक्वेट करेंगे, इन दोनों को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, KZE² बाई आर स्क्वायर, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा था, और किसके किसके बराबर होगा, mv² बाई आर के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, अब आपको समझ में आया होगा। अब चलिए कमाल की चीज़, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला आया और एक यहाँ पे आया, दोनों आया, दो फॉर्मूला आया। अब क्या करिए, 2 और 1 को आपस में डिवाइड कीजिए, इक्वेशन और 2 और 1 को डिवाइड करते हैं। चलिए लेट्स डिवाइड, इक्वेशन 2 और 1 को क्या करते हैं, डिवाइड। यहाँ पे जो देख रहे हैं इसको स्क्वायर कर लेते हैं, पहला को टर्म को स्क्वायर कर लेते हैं, यानी फर्स्ट का स्क्वायर, पहला का स्क्वायर कर लेते हैं और उसके बाद दूसरे में डिवाइड करते हैं। तो जब पहला का स्क्वायर करेंगे इसको, तो आ जाएगा m²
वी स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको हम लोग डिवाइड करते हैं किससे? इस टर्म से। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर बटा के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये डिवाइड का है। अब यहाँ पे देखेंगे वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल होगा और एक एम से एक एम कटेगा तो आ जाएगा एम आर क्यूब बराबर, अब देखिए क्या कैंसिल होगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू ये आर स्क्वायर ऊपर जाएगा डिवाइड बाई के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, और क्या कटेगा ये देख सकते हैं, आर स्क्वायर और आर क्यूब कटेगा तो आर बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान देंगे, आर बराबर आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एन है, एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर और के जेड ई स्क्वायर, और यहाँ पे एम था, एम आएगा डिवाइड, तो ये आ गया आर का फॉर्मूला। इसको और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो अभी हम बता देते हैं सिंप्लीफाई करके क्या आएगा। तो देखिए अगर आर को एकदम सिंपली फॉर्म में लाना है, यानी अगर आर एन इन जनरल, यानी एन का कुछ भी वैल्यू लिखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी पहला शेल का सेकंड शेल का, तो इन जनरल अगर लिखेंगे तो यहाँ पे अगर कुछ टर्म को अलग किया जाए तो यहाँ पे देखिए एन है, एन को साइड करते हैं और यहाँ पे और क्या है, सॉरी यहाँ पे एन स्क्वायर था, एन स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे जेड है, जेड क्या है हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे कुछ टर्म बचा एच स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट, 4 पाई स्क्वायर, के का हम लोग जानते हैं वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको भी ऊपर पुट कर देंगे, 1/4 पाई, के का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे के है, के नीचे है, तो जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे जाएगा, इंटू जेड तो बाहर हो गया, एम ई स्क्वायर मास और चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे ध्यान देंगे 4 से 4 कैंसिल होगा और एक पाई से एक पाई कैंसिल होगा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम, इधर एप्सिलॉन नॉट है, ई स्क्वायर देख सकते हैं, इंटू इंटू क्या है, एन स्क्वायर बाय जेड। तो आर जो आ गया इन जनरल किसी भी शेल नंबर के लिए, ये कांस्टेंट है, यहाँ देखेंगे एच भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, इसका भी वैल्यू फिक्स्ड होता है, पाई का वैल्यू फिक्स, एम का वैल्यू फिक्स, ई का वैल्यू फिक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके आएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, और ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा इन एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, इसको याद रखना है। तो ये जो आपका आ गया रेडियस आ गया, यानी शेल के करस्पॉन्डिंग जो है कितना डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से, वो ये आपका आ गया। अगर मान लो हाइड्रोजन के लिए निकालना है, यानी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, शेल नंबर 1, लोग जानते हैं हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फर्स्ट शेल में होता है, तो एन का वैल्यू जब इसमें 1 रखेंगे दैट इज R1, तो क्या हो जाएगा 0.529 इंटू एन का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई जेड, एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का 1, तो आ गया 0.529, दिस इज द स्मॉलेस्ट रेडियस विच इज एग्जिस्टिंग इन एटम। तो 0.529 याद रखना है, ये होता है हाइड्रोजन का रेडियस, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, जिसको बोहर रेडियस भी कहता है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो इस तरह से हम लोग जनरल किसी भी शेल के करस्पॉन्डिंग जो है हम लोग डिस्टेंस पता कर लेते हैं, जिसको साइज ऑफ शेल कहते हैं या रेडियस कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा, ये शॉर्टकट याद रखना और ये कैसे आया पूरा कैलकुलेशन आपको याद रखना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं किस तरह, और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आज का आपको समझ में आया होगा।